एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आई एम क्रिस्टीना विलेस और मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ पूरी की पूरी सोशल स्टडी क्लास 6 से लेकर 10th तक। लेकिन अभी हम जो सोशल स्टडी कर रहे हैं दैट इज ऑफ 9th एंड 10th। तो आज हम करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है फरवरी में। एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है क्लास 10th के एंड इवन 12th के भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं हम करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आते हैं ऑफ क्लास 10th। 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है हम ज्योग्राफी के आज स्पेशली लेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के। सो बोर्ड एग्जामिनेशन के 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आज जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेने वाले हैं दैट इज ऑल ऑफ ज्योग्राफी पार्ट। तो ज्योग्राफी पार्ट के हम क्वेश्चंस इसमें आज हम करेंगे। एंड इसमें जो फर्स्ट जो आपका चैप्टर जाएगा वो होगा आपका दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के हम कुछ क्वेश्चंस, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज थोड़े देखेंगे कि किस तरीके के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली सी बात है रिपीटेड हैं, तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। और आप इसमें यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कितनी बार ये बोर्ड में रिपीटेड हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस, वो भी हमने इसमें डाला हुआ है कि कितनी बार ये क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है और हमने यहाँ पर ये भी दे रखा है कितनी बार कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। 2017, 2012 और 11 में भी, देन 2014 एंड 2015 में भी। और अलग अलग तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को मोल्ड करके दिया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में जो है दिया जाता है। सो व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, क्यों है, क्यों जरूरी है, एसेंशियल क्यों है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेजेस कौन से हैं, 2012 और 11 में इसको चेंज करके दिया है। एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में कौन से स्टेप्स जो हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जब रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो कौन कौन से स्टेप्स को जो है ध्यान में रखकर रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, जो 2000 आपका 15 में जो क्वेश्चन आया है। एंड व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल क्यों है, एक्सप्लेन इट विद 3 रीजंस। तो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, तो आपको आंसर कैसे लिखना है। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है आपकी क्यों जरूरी है, किस लिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज आपको द वे यू हैव टू राइट द आंसर, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अ रिसोर्स। इट रिड्यूस, जब हम किसी भी रिसोर्सेज की, कोई भी रिसोर्सेज है उसकी अगर हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वेस्टेज उससे रिड्यूस होना चाहिए। एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी को हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रमोट करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसोर्सेज इन इंडिया आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे जो रिसोर्सेज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। सम पार्ट ऑफ द कंट्री आर रिच इन वन रिसोर्सेज, कोई पार्ट जो है वो रिच है इन एक रिसोर्सेज में बट डेफिशिएंट इन द अदर रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल। लेकिन उन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में हमारी कंट्री डेफिशिएंट है जो कि एसेंशियल हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन कुछ रिसोर्सेज में जो है हमारी कंट्री डेफिशिएंट है। therefore if these resources are not preserved, most of the resources present in our environment are limited। बहुत सारे resources ऐसे भी हैं जो limited हैं। therefore if these resources are not preserved, अगर इनको preserve नहीं किया जाएगा, are not used rationally, या सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, we will be in great trouble। तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मिनिमाइजेज द वेस्टेज और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो इस वे में आपको, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। मतलब प्रॉपर स्किल चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, और हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए, इन एप्रोप्रिएट वे प्लान करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाई रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हमारे लिए जरूरी है। मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ हमें अपने रिसोर्स प्लान्स को जो है ओवरऑल मैच करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज सॉइल कंसीडर्ड एज अ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद 5 आर्ग्यूमेंट्स। 5 आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है हमें बताना है सॉइल जो है कंसीडर एज अ रिसोर्स क्यों है। 2015 और 18 में ये क्वेश्चन आपका जो है आया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। सॉइल इज कंसीडर
as a resources because it is used to satisfy our needs. It is most important renewable natural resources. It is the medium of the plant growth. It support different type of living organism on earth. It is the base of our life. तो ये कुछ रिसोर्सेज के जो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कंसिडर हम करते हैं रिसोर्स को एज अ सॉइल को एज अ रिसोर्स हम कंसिडर क्यों सो इसलिए करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए बहुत ही फंक्शनल वाली जो है एक्टिविटी है. ह्यूमन के लिए बहुत फंक्शनल एक्टिविटी है वो. ठीक है, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है. रिसोर्स आर नॉट इनहेरिटेंटली वैल्यूएबल. देयर वैल्यू emerges when human being utilize them effectively. रिसोर्स अपने आप में तो एक कोई वैल्यूबल चीज तो नहीं है जब तक या until and unless ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके एक वैल्यूबल चीज में कन्वर्ट नहीं कर देता. इसलिए ह्यूमन की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी रिसोर्स जो है वो फंक्शनल बन सकता है. ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट जो है वो दिया हुआ है दैट इज ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन के टूल्स, ह्यूमन टेक्नोलॉजी. मतलब क्या क्या चीज ह्यूमन यूज कर सकता है वो यहाँ पर बताया. प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल मटेरियल इनटू यूजेबल रिसोर्सेज. द यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ कल्चर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो ऑलमोस्ट काफी रिपीटेड क्वेश्चन है 3 बार में. 2012 में आया, 2017 में भी आया है रिपीटेड क्वेश्चन, और 2012 में इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो 2012 में इसकी आई हुई है. ठीक है, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर और बांगर सॉइल के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है. खादर बांगर क्या होती है, हाउ आर एल्यूवियल सॉइल फॉर्म्ड. एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है. एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन आपने 4th में भी पढ़ा है, और 10th के लेवल की जो आपकी डिफिनेशन है वो आप लिखोगे. आपने 4th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा. सारी जो चीजें हैं सॉइल वॉइल के बारे में आपने 4th से जो है, जो बच्चों ने 4th से सोशल स्टडी पढ़ी है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर थर्ड से सोशल स्टडी स्टार्ट है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं तो जिन्होंने वहाँ से पढ़ी है तो वो 10th में आके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना परिपक्व हो जाते हैं सोशल स्टडी में. ठीक है, और जो 6th से पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. खैर एनीवेज, हाउ इज बांगर डिफरेंट फ्रॉम अ खादर. मार्किंग स्कीम्स की 2012 में जो है बताई गई थी. तो ये है आपका खादर एंड बांगर का जो है डिफरेंशिएशन, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है. तो खादर और बांगर का है, इट इज अ न्यू एल्यूवियल सॉइल. खादर जो है वो आपकी न्यू एल्यूवियल सॉइल है, बांगर जो है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है. लोअर कंसेंट्रेशन रहता है जो नई सॉइल होती है ऑफ कंकर नोड्यूल्स. इसमें कंकर होते हैं छोटे छोटे. हायर कंसेंट्रेशन रहता है ऑफ कंकर नोड्यूल्स. इसमें कंकर का जो कंसेंट्रेशन है वो हायर रहता है, ज्यादा. इसमें कंकर वाली जो वो होती है, रेत होती है, उसमें ज्यादा होती है. इट हैज अ मोर फाइन पार्टिकल. ये बहुत फाइन पार्टिकल वाली सॉइल होती है, मट्टी होती है खादर. एंड इट हैज अ लेस फाइन, और जो बांगर होती है वो लेस फाइन वाली होती है. इट इज मोर फर्टाइल, ये ज्यादा फर्टाइल है, और बांगर जो है वो कम फर्टाइल है, इट इज लेस फर्टाइल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. तो आज हम सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं. ये क्वेश्चन आपका 2013 में आ चुका है, 15 में आया है, और 2012 में भी आया है. यानी 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है अलग अलग फॉर्म में. तो एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. लैंड डिग्रेडेशन जो ह्यूमंस के वजह से जो होता है उसमें 3 एक्टिविटी आपको ह्यूमंस की बतानी है. हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, आर द सेम थिंग. ठीक है, सो डिग्रेडेशन कैसे ह्यूमन की एक्टिविटी से होता है, तो उसमें आपका डिफॉरेस्टेशन आ जाता है, ओवर ग्रेजिंग आ जाता है, देन आपका माइनिंग आ जाता है, ओवर इरिगेशन आ जाता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ अ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश एंड द छत्तीसगढ़ फॉर फार्मिंग एंड द इंडस्ट्री लीड्स टू सॉइल इरोजन. ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल इन गुजरात एंड राजस्थान डैमेज ग्रासलैंड्स एंड कॉजेज सॉइल इरोजन. माइनिंग एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नुकसान करती है लैंड डिग्रेडेशन के लिए. उसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ लीव अ पिट्स एंड वेस्ट डिग्रेडेड लैंड क्वालिटी. इन पंजाब एंड हरियाणा ओवर इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है, कॉजेज वाटर लॉगिंग, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है. वाटर जो है ना लॉक्ड हो जाता है, यानी कि लैंड में, जमीन पे पानी जो है वो भरा रहता है, क्योंकि वो लोग कई बार बहुत ज्यादा अपने खेतों में जो है ओवर इरिगेशन कर देते हैं. एंड इंक्रीजेज सॉइल सैलिनिटी, जिसके वजह से सॉइल में नमक की मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन के लिए. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ऑल्सो हैव बिकेम अ मेजर सोर्सेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन का ये बहुत ही बड़ा सोर्स माना गया है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना. नाउ लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आउट मोस्ट इंपॉर्टेंस
टेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। 2014 में ये क्वेश्चन आपका आया है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंड इसमें एक्चुअली बेसिकली बतानी है। लैंड की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। लाइफ को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ह्यूमन सेटलमेंट को सपोर्ट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली सी बात है, लाइफ सपोर्टिंग है लैंड, क्योंकि हम उस पर जमीन पे हम खेती भी करते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, कितनी सारी चीजें बनी होती है। बिना लैंड के तो फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है। लैंड इज अ फाउंडेशन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सपोर्टिंग फूड प्रोडक्शन। ह्यूमन सेटलमेंट लैंड इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, cities and the infrastructure. Natural resources land provide like minerals, water and forests. ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड रिलाई ऑन लैंड फॉर ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट के लिए हम लैंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर जो क्वेश्चंस 3 या 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस बार भी आने की 101% गारंटी है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। कोई भी इसमें कह सकते हैं ना, वो कोताही ना बरतिएगा। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। Conservation of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. Explain. इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारी कंजर्वेशन लाइफ जो है बहुत ही तेजी से, बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। सॉरी, हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत तेजी से जो है डिक्लाइन हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, यानी कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को जो कंजर्व करके रखा जाता है उसमें डिक्लाइनेशन हो रहा है। फॉरेस्ट्री में भी डिक्लाइनेशन हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। पहला फॉर्म हो गया फर्स्ट वाला, जो ऊपर वाला आपने पढ़ा, एक्सप्लेन करना है उसे। दूसरा, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, why do we need conserve for our forest and the wildlife resources. Explain any 2 steps taken by the communities to protect our forest and wildlife resources. 2 हमें स्टेप्स बताने हैं जिससे हमारी कम्युनिटी जो है वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को जो है वो कंजर्व कर रही है। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेसेसरी, इन व्हाट वे हैव कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चेंज इन रीसेंट ईयर। तो रीसेंट ईयर में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, या कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उसमें, ये भी आपको बताना है। सो एसेंस द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। नीचे नोट है, वो आप नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या एसेंस है, जिसके क्या क्या एसेस यानी कि क्या असेसमेंट किए जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसमें सारे ही ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसके आपको जो है आंसर देना है, और इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही है। सब सारे जितने भी क्वेश्चन अभी आए इसका आंसर जो है सबका वो एक ही होगा, ठीक है। So conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air and soil. It also preserves the genetic diversity of plant and animal for the better growth of species and breeding species के लिए, animal species के लिए हमें conservation करना जरूरी है, breeding के लिए हमें conservation करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It protect the species that are naturally less in number. उन species को हमें बचाना है जो कि नंबर में कम है हमारे environment में, हमारे forest में, wildlife में जो species कम है उन्हें हमें बचाना है, because any threat to them and और ऑन देयर हैबिटेट, उनके ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आती है या उनके हैबिटेट पे अगर कोई भी मुसीबत आती है, कैन इजीली वाइप देम आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो अगर वो ऐसी स्पीशीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, उनको मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, हंट किया जा रहा है, पोचिंग हो रही है, अगर जो ऑलरेडी लेस इन नंबर हैं अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो अर्थ के मतलब है ना, वो पृथ्वी के मानचित्र से या पृथ्वी के चेहरे से वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। लाइक एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज भी हम ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ वैरायटीज पे हम डिपेंड है। फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। जो हम फिशरी भी करते हैं, जो फिशिंग करते हैं, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया में जो फिशिंग वगैरह होती है, तो उन कोस्टल एरिया में वो लोग बराबर फिशिंग वगैरह करते रहते हैं। तो फिशिंग भी जो है तभी पॉसिबल है जब हम एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखें। मतलब हमें उतनी ही फिशिंग करनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा समुद्र या पूरे रिवर्स या पूरी पॉन्ड जो है वो फिशिंग करके खाली कर देंगे तो फिर वहां पे और ज्यादा फिश ब्रीडिंग कहां से होगी। तो हमें उसको भी मेंटेन करके रखना है, तभी हम फिशरी को आगे कंटिन्यू जो है हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए कंजर्व करना किसी भी एनिमल को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, एक्वेटिक जो हमारा
एनवायरमेंट एक्वेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हमारे फॉरेस्ट में बनी हुई हैं, उन फॉरेस्ट में अलग अलग जो डिफरेंट कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है ना, मैंने आपको फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जो कम्युनिटीज अपने आसपास के जो जंगल हैं उनकी देखभाल करते हैं, जंगल में रहने वाले जानवरों की भी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कम्युनिटीज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि वो कम्युनिटीज किस तरीके से कंजर्व कर रही हैं अपने फॉरेस्ट को और अपने वाइल्ड लाइफ को। सो कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, ये आंसर आप लिखेंगे इन इंडिया सेवरल टाइम्स। फ्यू ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड मूवमेंट्स आर एज फॉलो। लाइक चिपको मूवमेंट के बारे में आप बता सकते हो, इन द हिमालय दिस मूवमेंट रेसिस्ट। ये लाइन जो है ना यहाँ पर, ये लाइन जो है वो नीचे आ गई है, यहाँ पर है नहीं है, ये इसके नीचे लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर है इसके नीचे लाइन, ठीक है। सो दिस मूवमेंट रेसिस्टेंट डिफॉरेस्टेशन से, ये इस मूवमेंट ने डिफॉरेस्टेशन से बचाया है जंगलों को इन सेवरल एरिया, बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजीनियस स्पीशीज कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल। बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था इन टेहरी एंड नवादनया में, अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग, फोकसेस ऑन adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically viable। तो भाई जब फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो फार्मिंग में भी हमें तभी हद तक जो है केमिकल और सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जब तक वो कहते हैं ना एब्जॉर्व कर पाए चीज़ों को, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमने यूज़ किया, ठीक है। ये नहीं कि हद से ज़्यादा केमिकल या फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे फार्मिंग भी खराब हो रही है, एग्रीकल्चर भी इसकी वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। बीज भी हमें, क्योंकि जो मूवमेंट चला था उसका नाम ही था बीज बचाओ आंदोलन, तो बीज को हमने बचाने का ये आंदोलन जो है कम्युनिटीज़ ने जो है वो स्टार्ट किया था। ओके इसके आगे है इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में भी बता चुकी हूँ मैं आपको, राजस्थान में है जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग के खिलाफ उन्होंने जो है लड़ाई करी थी बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने चलाया था, उसी के अंडर में रहते हुए इन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व को बचाया था। द इनहेबिटेंट ऑफ द 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट एज अ भैरव देव द काव सेंचुरी, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं भैरवदाव में, आपको पता ही है, भैरवदेव द काव में, एंड विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, जहाँ पे वो अलाउ नहीं करते हैं किसी को, एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ को वो बहुत जान से ज़्यादा वो समझ लीजिए वो वहाँ का वाइल्ड लाइफ, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के फॉरेस्ट को प्यार करते हैं अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट, ठीक है। किसी भी तरीके का बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस जो है वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने, हाउ डू कम्युनिटीज इंक्लूड ट्रीज इन टू देयर कल्चर प्रैक्टिसेस। कम्युनिटीज ने किस तरीके से ट्रीज का कल्चर प्रैक्टिस किया, ट्रीज को लगाना प्रैक्टिस किया अपने कल्चर में, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर में। व्हाट आर द सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो सेक्रेड ग्रूव एंड फॉरेस्टेड एरिया प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। सेक्रेड ग्रूव जो है, ग्रूव्स जो है वो लोकल कम्युनिटी होती है जो कि वो लोग फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस, क्योंकि उनके रिलीजन में, उनके कल्चर में इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए वो करते हैं इन चीज़ों को। दीज एरियाज आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड आर ऑफन डेडिकेटेड टू द डिटीज और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, मतलब वो मानते हैं पेड़ पौधों को, मैंने आपको बताया फॉरेस्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि वो जो है हमारे डिटीज हैं, मतलब जंगल या पेड़ पौधों को वो जो है एक तरीके से देवी देवता मानते हैं, ठीक है, जंगलों को और पेड़ पौधे जो है जंगल पेड़ वो उनके डिटीज हैं, उनके देवी देवता हैं। तो उस वजह से भी वो लोग जो है उन पेड़ जो होते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो है, जंगल की पूरे जंगल के वाइल्ड लाइफ की वो प्रोटेक्शन करते हैं और उनकी पूजा वगैरह करते हैं। दे प्ले फॉलोइंग रोल्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। सर्टेन societies revere a particular tree which they have preserved, यहाँ प्रिजर्व्ड होगा, ये रिवर लिख दिया, प्रिजर्व्ड होगा, ठीक है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल कुछ जो सोसाइटीज होती हैं वो जो है कुछ पर्टिकुलर ट्रीज को जो है ना वो मानती हैं, सीक्रेट मानती हैं और उन्हें स्पेशली प्रिजर्व करके रखती हैं, ठीक है। द मुंडाज एंड द संथल ट्राइब, ये जो दो ट्राइब है, मुंडा और संथल, ये हमारी इंडिया की ही काफ़ी फेमस ये जो है ट्राइब्स है, ठीक है। इनको आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है।
याद रखना। मुंडास एंड संथल ट्राइब जो है ये हमारी कम्युनिटी की, हमारी इंडिया की जो है बहुत फेमस दो ये ट्राइब्स हैं। और ये छोटा नागपुर की ट्राइब है। रीजन वर्शिप महुआ, ये महुआ का जो पेड़ होता है उसको ये वर्शिप करते हैं। बैसिया लोटिफोलिया ये इसका साइंटिफिक नेम है। एंड कादम्बा, कादम्बा का पेड़ होता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। एंथोसिफिलिस का कैडम्बा, एंथोसिफिलिस कैडम्बा ट्रीज। ठीक है। तो ये संथल ट्राइब जो है ये बहुत सारे ट्रीज को, बहुत सारे जो पेड़ पौधों की, देवी देवताओं की, मतलब पेड़ पौधों की पूजा वगैरह करते हैं, तो उनमें से ये दो पेड़ जो है काफी ज्यादा इनके सेक्रेड माने जाते हैं। ठीक है। तो सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग, माउंटेन, पीक्स और मतलब जो रिवर्स होती हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स होते हैं, उनको भी ये बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं। पहाड़ों को बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट वगैरह को बचाने की कुछ ये कम्युनिटीज जो है काफी अच्छा काम कर रही हैं, अपना प्रयास कर रही हैं। ओके। तो प्लांट एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड, इनको बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल ऐसे हैं जिनको ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, बिश्नोई विलेज जो है, बिश्नोई विलेज है और विलेजेस में वो बिश्नोई जो कास्ट होती है, बिश्नोई समाज के वहां पे लोग रहते हैं राजस्थान में। ठीक है। तो वो हर्ड्स ऑफ द ब्लैक बग, चिंकारा जो है ब्लैक बग आपको मालूम ही है, उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। नील गाय को, उसकी भी पूजा करते हैं। पिकॉक्स को भी वो पूजा करते हैं। कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम, और कोई भी जो है उनको हार्म नहीं कर सकता, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन से ईयर में बनाया था, इंप्लीमेंट हुआ था। डिस्क्राइब द मेन थ्रस्ट एरियाज ऑफ दिस प्रोग्राम। 2017 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये इस वे में पूछा गया है। दूसरे वे में पूछा गया है, व्हाई वॉज इट अमेंडेड ट्वाइस, दो बार इसको अमेंड क्यों किया गया। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री। 2015 और 14 में ये इस वे में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। ठीक है। Let's come to the answer. Now, Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provisions of protecting inhabited. बहुत सारे provisions बनाए थे ताकि wildlife और वाइल्ड लाइफ एंड क्या है आपका फॉरेस्ट को जो है वो कंजर्व किया जा सके। तो फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको लिख देने हैं। ये 4 फीचर्स हैं, ये आप लिख दोगे। ये पीडीएफ जो है यहाँ से आप जो है सारे ये क्वेश्चन और आंसर्स आप जो है यहाँ से आप प्रॉपरली ले सकते हो। ठीक है। आप यहाँ से जो है सारे क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन आंसर दोनों चीजें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब अमेंड कब हुआ था, 2 बार कब अमेंडमेंट किया गया है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 में इसको अमेंड किया गया है, एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड द ड्रैगन फ्लाई हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज को इस लिस्ट में डाला गया। पहले ये इस लिस्ट में नहीं थी, तो जब पहली बार जब अमेंडमेंट हुआ तो ये सारी चीजें इसमें डाली गई, इनको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद 1991 में हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट, और 1991 में प्लांट्स को भी इस स्पीशीज में डाला, इस आपका एक्ट में जो है डाला गया। स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज, 6 प्लांट की ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, क्रॉप ग्रोन एंड एरियाज दैट दी सॉइल आर फाउंड इन ABC के उसमें फॉलोइंग में ये क्रॉप्स आती हैं। तो आपकी फर्स्ट ए है एरिड वर्सेस ब्लैक सॉइल, एलुवियल वर्सेस लैटराइट सॉइल, ये बी है वो ऊपर नीचे हो गया। सी है आपकी माउंटेन वर्सेस रेड एंड येलो सॉइल। ओके। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज में ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2018 में ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है आपका। देन आपका 2016 से 17 में आया है, 2013, 2012 में और 2014 में ये रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं। सो क्वेश्चंस क्या हैं आपके, मेंशन एनी 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आता है, हमेशा आता है मल्टीपर्पज रिवर वैली के ऊपर प्रोजेक्ट। नेम एनी 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, लिस्ट एनी 3 एडवांटेज एंड 3 डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। सो ये क्वेश्चन का आंसर है एंड इन दिस वे यू हैव टू राइट द होल ऑफ द आंसर। आपको इसी वे में जो है आपको लिखना है, आपको अटेम्प्ट करना। व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर द लार्ज स्केल वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट सर्व मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक नहीं, इसके मल्टीपल पर्पस हैं जो कि गवर्नमेंट यूज करती है अलग अलग पर्पस के लिए। एग्जाम्पल इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल बताए हुए हैं, सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे बना है, भाखड़ा नंगल डैम बना है। ठीक है। पंजाब वाले पार्ट में है आपका भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है। एडवांटेज इसके ये दिए हुए हैं ABC, देयर आर मेन सोर्सेस ऑफ द पावर जनरेशन। सबसे पहले मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो
पर्पस होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट पर्पस होता है सबसे पहले पावर जनरेशन का, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड अस नीट पॉल्यूशन फ्री एंड चीपेस्ट एनर्जी विच इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट कंट्रोल द फ्लड्स बिकॉज ऑफ द वाटर कैन बी स्टोर इन देम। कभी फ्लड्स आने की संभावना होती है तो उसमें इस तरीके की चीजें बनाई गई होती है कि वाटर को ज्यादा से ज्यादा उसको वाटर को स्टोर किया जा सके, तो फ्लड आने की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कई बार डैम्स के ही वजह से, ये इसका डिसएडवांटेज है, डैम के वजह से ही जो है फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है। दीज प्रोजेक्ट हैव कन्वर्टेड मैनी रिवर्स ऑफ सोरो इनटू रिवर्स ऑफ बून। बहुत सारे रिवर्स को इसने रिवर ऑफ सोरो से रिवर ऑफ बून में जो है कन्वर्ट कर दिया है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ने, ठीक है। These projects are main sources of irrigation and help in conserving soil. Soil conservation में भी help करता है and main sources of the irrigation में भी help करता है. Disadvantage यहाँ पर बताए हुए हैं A, B, C, 3 इसके यहाँ पे disadvantage हमने डिस्कस किए हुए हैं. ये disadvantages भी आप इसके साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार रिपीटेड हुआ है. 2014, 13 एंड 12 में भी रिपीटेड क्वेश्चन ये रहा है आपका, ठीक है. एंड हाउ हैव इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पोज्ड अ ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. हाउ डज अर्बनाइजेशन के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आता है. अर्बन लाइफ स्टाइल लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. हाउ हैव इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन पोज्ड अ ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. एक्सप्लेन. ओके, सो एक्सप्लेनेशन पे हम चलते हैं. अर्बनाइजेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में काफी इंटेंसिव वाला और टेंस्ड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा था. द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है. जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी जो उनके ऊपर काफी प्रेशर था फ्रेश वाटर बनाने के लिए, ठीक है. फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा प्रेशर था. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम. मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. बहुत सारी जो एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती थी, यानी कि वाटर का यूज करके एनर्जी जो बनाई जाती थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया जाता था. Urban center with a large and the dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problems. ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं बिकॉज ये क्वेश्चन आपका आ रहा है 5 मार्क्स में, ठीक है. तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो 5 पॉइंट्स हमने वो पॉइंट वो ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है. 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है. तो 1 यहाँ से है, फिर ये है आपका 2, ये है आपका 3, ठीक है. ये है आपका 4 और ये है आपका 5, ठीक है. सो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं एंड प्लीज राइट इट डाउन. आप इसे लिख लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सारी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्या होता है? व्हाई इज अ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंस इन राजस्थान. इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सप्लेन. 2014 और 17 में ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसका आंसर है आपका. आप यहाँ देख सकते हैं. रेन वाटर इज अ प्रोसेस. रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? बेसिकली प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज स्पेशली इन द एरिया वेयर द वाटर स्केर्सिटी इज कॉमन. और रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन राजस्थान फॉर द फॉलोइंग रीजंस. ये आपके कुछ रीजंस हमने बताए गए हैं, वो रीजंस आप जो है अपने एग्जाम में लिखेंगे. लो रेनफॉल रहती है, स्केर्सिटी ऑफ सरफेस वाटर रहता है, एरिड क्लाइमेट रहता है, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड डैम एज अ टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया. क्यों कहा था उन्होंने? एक्सप्लेन एनी 3 रीजन. 2014 और 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो उन्होंने टेम्पल ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने क्यों कहा था? बिकॉज हेल्प द कंट्रोल मिनिमाइज फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है. What is the bamboo drip irrigation? Mention any 2 features of CBSE. 2012 में आया है. What is the bamboo drip irrigation system? Which Indian state is famous for practicing it? How is rainwater harvesting? Rainwater harvested in 2016 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. So come to the answer. आंसर पे हम आ जाते हैं.
या आपका आंसर है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? इज अ 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ द टैपिंग, स्ट्रीपिंग एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स। बैम्बू पाइप्स को यूज करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये चैप्टर भी, ठीक है। बैम्बू पाइप्स को यूज करते हैं, वो थोड़ा पानी जो है वो बैम्बू स्ट्रिप पे गिरता है, स्ट्रिप पे गिरते गिरते वो वाटर जो है वो कलेक्ट होता है। बेसिकली ये ज्यादातर होता है, ये किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाती है आपकी मेघालय इज द इंडियन स्टेट विच इज फेमस फॉर इट। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस चीजें बताई गई, इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए है, ये बताया गया है। तो यहां से आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। Now highlight any three hydraulic structure as part of water management program initiated in the ancient India along with the period when they were built। 2011 and 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर ये आप खुद फाइंड आउट करोगे एंड दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स इन द 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट कम टू द एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं हम। ये आपके क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप 2012 में आया है, 19 में आया है एंड 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। Okay, describe any 4 geographical condition required for the growth of tea. Mention the 2 major tea producing state of the South India. Name the important beverage crop आपको बतानी है, introduced by the British India. Explain the geographical condition needed for its cultivation. Write any 2 important state where it is grown. What are the soil type, climate condition? The soil types बतानी है, climatic conditions and rainfall condition required for the cultivation of tea. Write 2 states of India where tea grows. जहां पर ट्री ग्रोज होते हैं, जहां पे 2 स्टेट बताने हैं जहां पे टी की जो है आपकी खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है। सो कम टू द आंसर, ये है हमारा आंसर। कहां पर क्या क्या होता है? टी ग्रो होता है आपका, ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सॉइल टाइप डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन सॉइल, रिच इन ह्यूमस रहती है। क्लाइमेट कैसा होता है, रेनफॉल कैसा होता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। रेनफॉल फ्रीक्वेंट शावर थ्रू आउट द ईयर, फ्रीक्वेंट शावर चाहिए होते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर इसको चाहिए टी को ग्रो करने के लिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। Come to next question. Wheat and rice farming in India are fairly different from each other. Support the statement with the 5 suitable examples. 2012 का क्वेश्चन है। Wheat and rice farming in India are fairly different from each other. Explain 2011 और 2024 का क्वेश्चन है। Please note that the similar questions can form, इसी के बेस पे सेम क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हीट के ऊपर, कॉटन के ऊपर, जूट के ऊपर, शुगरकेन, मिलेट, मेज एंड रबर के ऊपर। तो आपको इसी तरीके से आंसर को देना है, डिफरेंट बेसिस ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। बेस बताना है उसका क्या है, अलग अलग व्हीट और राइस का यहाँ हमने दे दिया है। रेनफॉल कैसा होना चाहिए व्हीट के लिए और राइस के लिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन कौन सी है, मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन सी स्टेट है जहां पर राइस और व्हीट ग्रो होता है। इसी पे आपको, जैसे मैंने अभी बताया ना, आपको अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर भी आ सकते हैं। मिलेट के ऊपर मेज, रबर, कॉटन, जूट, ये भी आ सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा नहीं है व्हीट और राइस। वैसे ज्यादातर व्हीट और राइस पे ज्यादा आता है, कॉटन पे आता है, बट बोर्ड है तो उसका कोई पता नहीं है कब उनका जो है वो दिमाग जो है वो घूम जाए, अब वो कभी भी किसी भी उस पर जो है क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल व्हीट के लिए 70 to 75 सेंटीमीटर, अबव राइस के लिए 100 सेंटीमीटर, इधर 15 सेंटीमीटर टेम्परेचर, अबव 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद राबी क्रॉप, व्हीट हो गई, राइस को खरीफ क्रॉप। टाइप्स किस टाइप की क्रॉप है ये कहा जाता है, सर्दियों की और गर्मियों की जो राबी और खरीफ है, ठीक है, वो है। और मेजर प्रोड्यूसर आपका पंजाब व्हीट का, व्हीट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है, तो डोंट लुक एट इन दैट, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। और राइस का जो है आपका वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, मेन। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सजेस्ट एनी 5 मेजर टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए कौन से 5 मेजर मेजर्स लिए गए हैं या 5 स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन एनी 5 इंस्टीट्यूशनल एंड द टेक्निकल रिफॉर्म ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। 2012 में आया, 11 में आया, 16 में आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको पक्का कर लीजिएगा। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। 2024 में भी आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म ऑफ टू इंप्रूव एग्रीकल्चर 1980 से लेकर 1990s तक। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल 2018, विद एग्जांपल टू सीबीसी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे तरीके से, कितने सारे डिफरेंट फॉर्म में जो है इस क्वेश्चन को जो है रिपीटेडली जो है वो दिया गया है।
है ताकि बच्चों को समझ में आए भाई इस फॉर्म में इस तरीके से मोल्ड करके आंसर्स तो अब वो जो है वो आते ही आते हैं, मोल्ड तो किया ही जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा वही उसी फॉर्म में नहीं आता है बोर्ड में क्वेश्चंस, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए, क्या क्या इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, टेक्निकल क्या रिफॉर्म्स लिए गए इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। लैंड रिफॉर्म हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। सो ये सारा कुछ मैंने आपको स्टडी कराया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो ये आंसर आप यहां से पक्का कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विद दैट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सम क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बेस के ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ सकते हैं, ठीक है। सो कम टू द आंसर, तो यहां पर हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग के दोनों के बीच में यहाँ पे हमने डिफरेंसेस बता दिया है, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स टोटल हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स में ही आएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जो है क्रॉप किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। एक्सप्लेन एनी 2 ज्योग्राफिकल कंडीशन एसेंशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप, मेंशन इट्स एनी 4 यूजेस आपको बताने हैं। सीबीएसई एसआर 2016 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। आंसर इसका है ये, जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि जूट जो है वो हल्का गोल्डन कलर में आपको दिखेगा, कभी भी हल्का गोल्डन, हल्का ब्राउनिश कलर आप कह सकते हो, लेकिन इसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी चाहिए, ग्रो वेल इन ड्रेन फर्टाइल सॉइल टू द फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ। और यूजेस क्या है इसके, मैन्युफैक्चर ऑफ गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, कार्पेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी में ही आ सकता है ये क्वेश्चन। Which are the 2 main cropping season in India? 2 कौन से मेन क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया में, मेंशन देयर ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग पीरियड। 2015 एंड 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 हमारे मेन क्रॉपिंग सीजन होते हैं आपके, खरीफ और राबी क्रॉप सीजन होता है, ठीक है, खरीफ सीजन एंड राबी सीजन। एंड ग्रोइंग पीरियड होता है इसका जून टू सितंबर, यानी कि जो खरीफ सीजन है जून टू सितंबर होता है, तो ये आपकी होती है क्या बोलते हैं उसको, समर की क्रॉप्स होती है, ठीक है, ये समर की क्रॉप होती है, गर्मियों की क्रॉप होती है। राबी जो है वो विंटर, अक्टूबर टू मार्च होती है, तो ये विंटर्स की क्रॉप होती है। मॉनसून सीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जून जुलाई में मॉनसून बहुत कम ही आता है आजकल, पिछले 7-8 सालों से यही देखा गया है, जून जुलाई में बारिश बहुत ही कम होती है, जुलाई के लास्ट वीक स्टार्ट होती है, तो समर और मॉनसून आप मिक्स सीजन इसे कह सकते हैं। हार्वेस्टिंग पीरियड इसका सितंबर अक्टूबर रहता है, ठीक है, खरीफ का जो समर वाली जो क्रॉप होती है, ठीक है। एग्जाम्पल राइस, मेज, मिलेट एंड पल्सेस हैं, इसका अक्टूबर टू मार्च विंटर सीजन रहता है, अप्रैल टू जून इसका हार्वेस्टिंग सीजन रहता है। और वीट, बार्ले, पीज एंड मस्टर्ड ये क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं राबी सीजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेम एनी 4 ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल सीड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। ऑयल सीड्स का क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, विच इज द ओनली क्रॉप दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर, गिव इट्स 4 फीचर्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़े जा रही हूँ और इसका आंसर जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में शॉर्ट में आप आंसर बता सकते हैं और इसको ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा फुल आंसर करने की। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका, नेम एनी 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, ये आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। विच इज द ओनली क्रॉप दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर, गिव द 4 फीचर्स बोथ, ये भी आपका 4 मार्क्स में आएगा। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज अब हम देखते हैं। नाउ कम टू द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हैज बीन राइजिंग ऑल over the country. There is an urgent need to develop a sustainable path of energy development and energy saving. Okay, suggest and explain any 3 measure to solve this burning problem. CBSE 2011 में क्वेश्चन आया, 2016 में आया, 15 में आया, 12 में आया, 17 में आया है एंड 2012 2011 में ये क्वेश्चन आया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग डिफरेंट चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है लेकिन अलग अलग चीजें जो है इस क्वेश्चन से जो है वो पूछी गई हैं आपसे। नाउ इन द प्रेजेंट डे एनर्जी क्राइसिस, विच स्टेप विल यू टेक फॉर सेविंग एनर्जी, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप टू बी टेकन टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज, हाउ कैन वी सेव आवर limited energy sources. Okay, suggest any 3
ways for its judicious use. इसका judicious use क्या है? India is presently one of the least energy efficient countries in the world and we have to adopt caution approaches for the judicious uses of our limited energy resources. Analyzes this statement. This is an urgent need to develop sustainable path of energy development. Give two broad measures for it as concerned citizen. How can you help conserve energy? Energy को conserve करने के लिए क्या किया जा सकता है? The most important questions of the board examination and ये है इसका आंसर। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में आएगा, तो ये आपका ज्यादातर आपका 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन में ही ये आएगा, ठीक है। तो नीड टू डेवलप द सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, एग्जांपल दैट इज एनर्जी डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट और नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये आपके करीब 6 7 2 3 4 5 6 7 7 करीब आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 7 पॉइंट्स को क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर आएगा तो 5 मार्क्स में ही आएगा, वैसे 5 या 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, आप एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, दैट विल गिव द गुड इंप्रेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर द एग्जामिनर के लिए अच्छा इंप्रेशन दे सकता है ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनरल आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। 2019 एंड 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करेंगे? आप एक्सप्लेन करेंगे कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, हाउस होल्ड गुड्स, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो ये आपका आंसर है, इसको यहां से आप जो है चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। Come to the again most important questions repeated 3-4 times in the board examination 2019, 2015, 14, 2016 and 18. Explain the importance of conservation of minerals को कैसे कंजर्व करना है, importance क्या है मिनरल को कंजर्व करने की, highlight any 3 measures to conserve them. To reason to conserve a mineral को कैसे कंजर्व करना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ पे हमने दिए हैं, ये ऊपर नीचे हो रखा है ये डॉट्स इसके, तो 1 ये है, 2 3 4 and 5, ठीक है। सो मिनरल आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मिनरल डिपॉजिट्स, द substances manufactured from them also depend on mineral deposits. Total volume of workable mineral deposit is a very less, only 1% of the earth's crust. Mineral resources are being consumed rapidly and the minerals require millions of years to be created and concentrated. Okay, so this is the answer of the question. नाउ मेथड टू कंजर्व, मेथड्स क्या हैं मिनरल को कंजर्व करने के लिए, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो मेथड यहां पर बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016, 15, 2012, 2016 में ये रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी हैजार्ड्स, एक्सप्लेन हाउ माइनिंग एक्टिविटी इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइनिंग एक्टिविटीज जो है कौन कौन सी है, इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर एंड द एनवायरमेंट, ये 5 पॉइंट्स है, ऑब्वियसली क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बोर्ड में फुल 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो आपको हमेशा आंसर जो है आपको हमेशा पॉइंट्स में देना है। इधर यू गिव द आंसर पॉइंट्स, आप हेडिंग डाल के जो है उन पॉइंट्स को एक दो लाइन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इधर यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे। इस वे में अगर आपने 5 पॉइंट्स, वो भी 2-2 लाइन के 5 पॉइंट्स होने चाहिए, 2-2 या 2.5 लाइन के अगर आपके 5 पॉइंट्स हैं, 2.5 3 लाइंस के भी अगर आपके 5 पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि कोई 2 लाइन में आया, कोई 2.5 में आया, कोई 3 में आया, इस तरीके के आप 5 पॉइंट्स अगर उनको प्रॉपर 5 पॉइंट्स में आप आंसर प्रेजेंट करते हैं बोर्ड एग्जामिनर के सामने, देन ओनली यू विल गेट द 5 मार्क्स और फुल मार्क्स, 4 मार्क्स और 3 फुल मार्क्स ओनली, देन यू विल गेट। अगर आप पूरा पैराग्राफ उठा के ऐसे ही चेपा चापी कर दोगे तो जो एग्जामिनर है वो कभी भी खुश नहीं होता है, ना ही पैराग्राफ्स जो है ना पढ़ने का इतना टाइम होता है एग्जामिनर के पास कि वो पूरे जो है आपके पैराग्राफ पढ़ेगा। कभी भी जब भी एग्जामिनर कॉपीज चेक करता है तो वो पॉइंट्स देखता है, पॉइंट्स के अंदर 1-2 लाइन में पढ़ा कि भाई क्या लिखा हुआ है, इसने पॉइंट से रिलेटेड ही लिखा है, ऐसा नहीं है पॉइंट या हेडिंग किसी और बारे में बात कर रहा है, पॉइंट्स में कुछ और लिखा है, ठीक है। तो every time you have to write your answer, especially the 5 marks, 3 marks and 4 marks answers you have to write in a points, आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेट्रोलियम की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ द पेट्रोलियम इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, विच इज द नेक्स्ट मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आफ्टर कोल इन इंडिया, डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेज ऑफ इट। 2015 में, 2008 में भी आया। प्रिपेयर सम क्वेश्चन ऑफ द नेचुरल गैस टू, नेचुरल गैस पे भी आप कुछ क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें ये आपकी जो है पेट्रोल की इंपॉर्टेंस बताई गई है, अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स में ही देना है आंसर का रिप्लाई, क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर प्रेजेंट करना है आपको 5 मार्क्स में ही। ओके, नाउ
ऑकरेंस ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की ऑकरेंस क्या रहेगी? मोस्ट ऑफ द, ये नेक्स्ट ऑकरेंस वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द एंटीस्क्लाइन एंड द फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी एज। टर्शरी एज के टाइम पे ज्योग्राफी के में हमने, बिकॉज आई एम अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, बेसिकली मेरा ज्योग्राफी रहा है मेन सब्जेक्ट जो है मेरा मास्टर्स ज्योग्राफी में है, तो कुछ एजेस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, कुछ क्रॉनिकल एजेस में ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया है। ज्योग्राफी जो है वो क्रॉनिकल एजेस पे डिफाइंड गई है। तो उसी एक क्रॉनिकल एज में ही एक एज आती है आपकी टर्शरी एज। टर्शरी एज वो एज होती है जहां पर अर्थ के ऊपर साइनोसिक्लाइंस और एंटीसिक्लाइंस बनते हैं, फ्लॉट और फॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है, और फॉल्ट्स बनते हैं। उन फॉल्ट्स के अंदर जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है, उन फॉल्ट्स के अंदर जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है, जब रॉक का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो ट्रैप रहता है वो रहता है आपका पेट्रोलियम। यानी यहां पूछा है पेट्रोलियम का ऑकरेंस कहां से हुआ है, पेट्रोलियम कहां से अकर होता है। तो पेट्रोलियम अकर होता है हमारे फॉल्ट इस तरीके से होता है, जैसे ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, प्लेट्स में जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपको मालूम है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में इस तरीके से फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, क्रैक्स जिसे आप कह सकते हो। और क्रैक्स वो आते हैं, क्रैक्स आते हैं बेसिकली किसकी वजह से? टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से वॉल्केनोज आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से वॉल्केनोज के साथ साथ आपके क्रैक्स आते हैं और फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये जब जैसे ये क्रैक पड़ा तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा या ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अप डाउन, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट है, अप या डाउन प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के मूवमेंट्स हैं प्लेट टेक्टोनिक के, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। सो इन रीजन ऑफ द फोल्डिंग एंटीसिक्लाइंस भी होते हैं, ठीक है, जहां पे फोल्ड, जिसके वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ये एंटीसिक्लाइंस, ठीक है, साइनोसिक्लाइंस, ठीक है, आकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप, और इन्हीं के बीच में इन सिक्लाइंस, एंटीसिक्लाइन और साइनोसिक्लाइन के बीच में जो है ऑयल जो है वो ट्रैप्ड रहता है इन द क्रेस्ट ऑफ अपफोल्ड। जो अपफोल्ड वाला होता है इसमें पेट्रोलियम का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है, ठीक है, पेट्रोलियम, कोल, स्पेशली पेट्रोलियम, कोल नहीं, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है ऑयल का। द ऑयल बियरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू आउट विच ऑयल मे फ्लो। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स। ये जो फॉल्ट आपके आए, जो क्रैक्स आए, इन क्रैक्स के अंदर ऑयल जो है वो ट्रैप हो जाता है बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। तो कुछ यहाँ पर कुछ रॉक्स जो होती हैं वो पोरस रॉक्स होती हैं, और कुछ रॉक्स जो होती हैं वो नॉन पोरस रॉक्स होती है, जिनसे ऑयल जो है पोरस यानी कि सोख लेती है, रॉक जो है ऑयल को सोख लेती है, और कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो ऑयल को सोख नहीं सोखती, एब्जॉर्व नहीं करती है, ठीक है। योर प्रॉपर इंग्लिश जो है एब्जॉर्व, सोखना यानी कि एब्जॉर्व नहीं करती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का ऑकरेंस जो है वो इस तरह, इस वे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स ऑफ इंडिया, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सदर्न मोस्ट आयरन ओर बेल्ट। तो आयरन ओर की कौन कौन सी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेल्ट है वो कौन सी है? तो वो है आपकी 3 मेजर आयरन बेल्ट ऑफ इंडिया आर एस फॉलो: उड़ीसा एंड झारखंड, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, बिलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। ये आपकी 4 बेल्ट्स हैं, ठीक है। आयरन ओर की बेल्ट है, यानी कि ये वो बेल्ट है जहां पर आयरन ओर ज्यादा अच्छा एफिशिएंट वे में जो है वो मिलता है, ठीक है, आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना चलते हैं, हाउ टू मिनरल्स एग्जिस्ट, हाउ टू मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो मिनरल जो है कैसे एग्जिस्ट होते हैं नेचर में, और उसको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो मिनरल्स कैसे एग्जिस्ट होते हैं? इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल में अकर इन द क्रैक्स, सर्विसेज, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। उसके बाद इग्निशियस रॉक है, वो मिनरल्स प्रोड्यूस करती है। सेडिमेंट्री रॉक है, आपने ये 4th में पढ़ा है, 5th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। 7th में आपने इग्निशियस रॉक कैसे फॉर्म होती है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होती है, और इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, ठीक है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिक रॉक से ही, इन्हीं रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इन्हीं रॉक से ही सारे के सारे आपके जो मिनरल्स हैं वो इन्हीं रॉक से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। थर्ड है, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन एंड द सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, बॉक्साइट इज फॉर्म इन दिस वे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था आपका। उसके बाद 4th पॉइंट आपका आ जाता है, सर्टेन मिनरल्स में आकर एज अलुवियल डिपॉजिट इन द सैंड ऑफ अ वैली फ्लोर ऑन द बेसिस ऑफ हिल्स। ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये 4th पॉइंट है, ये आपका
5th पॉइंट है, क्योंकि ओशन से भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, सो इसलिए ओशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओशन वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. हाउएवर, कॉमन सॉल्ट, magnesium, bromine are largely derived from the ocean water. Ocean beds too are rich in manganese nodules. मैग्नीज के नोड्यूल्स जो हैं आपको ओशन वाटर में ही पाए जाते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन विद 5 सुटेबल पॉइंट्स. डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी. ए और बी को जो डिफरेंशिएट करता है, फेरस एंड द नॉन फेरस मिनरल्स, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको इसमें बताना है. नॉन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल एनर्जी क्या है. नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम जो देखने वाले हैं. व्हाई डू वी हैव अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्रीज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन? गिव एनी 3 रीजन. 2016 बोर्ड में आया हुआ है, 2015 में भी आया, 14 में भी आया है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में भी आया हुआ है. Now, why has a छोटा नागपुर region maximum concentration of iron and steel industry? Explain any 3 आपको इसमें explain करने हैं. Okay. Now, factors responsible concentration of iron and steel industry in छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन से फैक्टर्स हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को वहां पर लोकेट, ज्यादा लोकेशन में जो है वहां पर पाए गए? लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर मिल जाता है, वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल. ये भी आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा. ठीक है, और ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, इस पॉइंट्स को आपको 1-2 लाइन में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दोगे. एनालाइजिंग 3 मेजर चैलेंजेस फोर्स्ड बाय द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया. कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या जूट इंडस्ट्री को ज्यादातर जो है इन इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं, अलग अलग चैलेंजेस. तो मेजर चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज ये हमने बताया गया है. सीजनल नेचर, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग शुगर फैक्ट्रीज एंड नीड टू बी मैक्सिमाइज यूज ऑफ द बैगीज. ठीक है, उसके बाद मेजर चैलेंजेस ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री के क्या मेजर चैलेंजेस हैं. ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं मेजर चैलेंजेस ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के मेजर चैलेंजेस क्या हैं. मेजर चैलेंजेस ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि जूट इंडस्ट्री के क्या मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन 2015, 2016, 2018, 17, 2024 में आया हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं? कंसिडर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? इंटरप्रेट द रीजन बताना है. डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन कंट्रीज लाइक इंडिया. सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है. यहाँ पर आपका प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. पॉइंट्स हमने शायद ज्यादा दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं. आई डोंट थिंक सो नीड टू एक्सप्लेन. इसको ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है. आप एज इट इज ये आंसर लिख सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड यू विल गेट 5 मार्क्स डेफिनेटली. आई एम श्योर फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल. 2016-14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 16, 14 और 15 में के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है. ये इस तरीके से आया है. डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल. ये बाद में जो है क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज किया गया है. ठीक है, तो सॉरी, आंसर इसका देख लेते हैं. 5 मार्क्स में है. अगेन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा आपका, एंड दिस इज द फुल ऑफ द आंसर. क्या क्या इसके रीजन है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है लोकेशन, जूट इंडस्ट्री का लोकेशन का क्या, कौन कौन सी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है. Okay. Now suggest any 3 steps to suggest any 3 steps to minimize the environmental degradation caused by the industrial development in India. Industrial के development के चक्कर में जो environmental degradation हो रहा है, उसके 3 स्टेप्स जो है इसमें आपको मिनिमाइज करने हैं, यानी कि आपको बताने हैं. ठीक है, और सीबीएसई 2016 में आया हुआ है. एंड दूसरा क्वेश्चन है, एनी 3 स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्री. 2014, 18 एंड 2012 में आया है. दिस इज ऑल्सो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. ठीक है, तो यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स हम यूज कर सकते हैं. ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रॉपर्ली, जो इंडस्ट्री का वेस्ट आता है उसे हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ेगा. प्रॉपर्ली उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे उसको हमें खत्म करना है, कैसे हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपको. प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और ज्यादा से ज्यादा हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द 3 मेन रीजन फॉर शिफ्टिंग शुगर मिल टू महाराष्ट्र इन रीसेंट ईयर. सीबीएसई 2019 में आया हुआ. देयर आर 3 मेन रीजन व्हिच आर एज फॉलोज. द केन प्रोड्यूस हैज अ हायर सक्रोज कंटेंट. कूलर क्लाइमेट होता है वहां का, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में. कोऑपरेटिव एंड द मोर सक्सेसफुल इन द स्टेट. एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई एंड अहमदाबाद. इसका आंसर
आप ये लिखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी है, मार्केट भी है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल है, पोर्ट फैसिलिटी है, चीप लेबर मिल जाता है यहाँ पर, मॉइस्ट क्लाइमेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन की ग्रोथ के लिए ज्यादातर जो क्लाइमेट है वो होना चाहिए आपका मॉइस्ट, तो मॉइस्ट क्लाइमेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई और अहमदाबाद में ज्यादा सेटअप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, production and the consumption of the steel is often regarded as the index of the country's development, explain the statement। तो आंसर है फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, स्टील इज अ क्रूशियल इनपुट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टील के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टील के बिना नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन है सेकंड पॉइंट, इसका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है। ठीक है, ऑल ओवर मतलब यानी कि पूरा ग्लोबल में, पूरा ग्लोबल यानी पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है स्टील का कॉम्पिटिटिव जो है वो बहुत ज्यादा है। कंट्रीज विद हाई स्टील प्रोडक्शन और ऑफन बेटर इक्विपमेंट टू compete in the global market due to their strong industrial base and ability to produce capital goods like the machinery and the vehicle, further showcasing their development। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो स्टील और आयरन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा कर रही है, ग्लोबल मार्केट है उनके पास, देयर इंडस्ट्रियल बेस जो है उनका बहुत स्ट्रांग है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने की उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है, लाइक द मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारा कुछ प्रोड्यूस करने की उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। तो ग्लोबल कंपटीशन हमारे लिए स्टील और आयरन को लेके ग्लोबल कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको एज इट इज इसी वे में, इसी प्रॉपर वे में आपको जो है आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ आर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड ऑन द बेसिस। इंडस्ट्रीज किस बेसिस पे डिवाइडेड होती हैं? ओनरशिप, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किस बेस पे है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, चैप्टर कह रही हूँ, मैं हमेशा चैप्टर पढ़ाती हूँ, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो है आप बट श्योर बहुत अच्छे से इसको, इन क्वेश्चंस को जो है स्टडी कर लीजिएगा, इन क्वेश्चन को रिवाइज बोलो या लर्न कर लो, कुछ भी कह सकते हैं आप, रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। और ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में रहे हैं और इस बार भी डेफिनेटली आ सकते हैं। आज हमने ज्योग्राफी के किए हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर एक दो दिन फिर हम इको के भी करेंगे और आपके पॉलिटिकल साइंस के भी करेंगे और हिस्ट्री के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको कराएंगे। सो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किस वे में अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए आपको बहुत ज्यादा बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एंड आप सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा स्कोर करें, मैं आपके लोग की प्रेयर करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और क्वेश्चंस अगर आपके इनमें से एग्जाम में आते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली आएंगे, तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक और प्यारा सा कमेंट भी जरूर दे दीजिएगा अपनी मैम के लिए। सो टिल देन ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and take care of your studies. So till then, bye bye, and we will meet in our next session in the economic session of 30 most repeated economics questions और political science या history के मैं लेकर आऊंगी. So till then, bye bye.